दीप्ति ने सुबह सुबह मुस्कुराते हुए वीडियो कॉल लगाया और हैप्पी मदर्स डे मम्मी बोला। फोन के उधर उसकी माँ सविता खुशी से खिल उठी। दीप्ति ने उन्हें एक लंबा सा मैसेज भी भेजा, फिर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर डालकर बड़े प्यार भरे शब्द लिखे, दुनिया की सबसे अच्छी माँ मेरी माँ। घर के ड्राइंग रूम में बैठी अनामिका ये सब चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। शायद उन्हें भी उम्मीद थी कि बहू एक बार मुस्कुराकर उन्हें भी माँ कह देगी, लेकिन दीप्ति ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उल्टा फोन रखते ही उसने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग तो मदर्स डे का मतलब भी नहीं जानती हैं, अनपढ़ जो ठहरी। ये शब्द सुनते ही अनामिका जी के चेहरे की मुस्कान बुझ गई। वो धीरे से उठी और रसोई में चली गई। उनके दिल में वही पुराना दर्द फिर जाग गया कि क्या सच में पढ़ा लिखा ना होना इतना बड़ा अपराध है कि इंसान सम्मान के लायक भी ना रहे। सुबह से अनामिका जी अकेले पूरे घर का काम कर रही थी, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी रसोई। उनकी उम्र ढल चुकी थी, घुटनों में दर्द रहता था, फिर भी वो बिना शिकायत सब करती रहती। दूसरी तरफ दीप्ति सोफे पर बैठी मोबाइल चलाती रही। बीच बीच में बस आदेश देती, मम्मी जी चाय बना दीजिए, मम्मी जी मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए। अनामिका जी हर बार चुपचाप हाँ बहू कह देती। उन्हें लगता था कि शायद एक दिन दीप्ति समझ जाएगी कि रिश्ते सेवा से नहीं सम्मान से चलते हैं। उसको लगता है कि मैं अनपढ़ हूं, इसीलिए घर के सारे काम मुझे ही करने चाहिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उनका बेटा कुणाल हाथ में एक सुंदर पैकेट लेकर अंदर आया। वो हर साल मदर्स डे पर अपनी माँ के लिए एक सूट लाता था। उसने मुस्कुराते हुए पैकेट अनामिका जी को दिया। माँ, आपके लिए। अनामिका जी की आंखें भर आई। उनके लिए वो सूट किसी महंगे तोहफे से ज्यादा बेटे का प्यार था। उन्होंने कांपते हाथों से पैकेट लिया और बोली, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। लेकिन ये सब देखकर दीप्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे घर में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो तेज आवाज में बोली, वाह क्या बात है, अनपढ़ माँ के लिए इतना प्यार। कभी मेरी पसंद का कुछ लाकर दिया आपने? कुणाल ने शांत स्वर में कहा, दीप्ति आज मदर्स डे है, मैं अपनी माँ के लिए कुछ लाया हूँ, इसमें गलत क्या है? लेकिन दीप्ति तो जैसे लड़ाई के मूड में थी। उसने अनामिका जी की तरफ देखकर कहा, इनको तो आदत है ड्रामा करने की। घर के काम करके दिखाती हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। और तुम्हारी माँ क्या ही जाने मदर्स डे, ये तो अनपढ़ है ना। ये सुनते ही अनामिका जी के हाथ कांप गए। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस बहू को उन्होंने बेटी समझकर घर में जगह दी, वही आज उन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित कर रही थी। कुणाल को अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं हुई। उसने पहली बार सख्त आवाज में कहा, बस दीप्ति बहुत हो गया। मेरी माँ ने इस घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इसमें उनकी क्या गलती है? वो अनपढ़ थी, लेकिन मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। दीप्ति को अपनी गलती दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो और भी ऊंची आवाज में बोलने लगी, हाँ हाँ, आपकी माँ तो देवी है और मैं सबसे बुरी हूँ। मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। कुणाल ने समझाने की कोशिश की, मगर दीप्ति गुस्से में अपना बैग उठाने लगी। अनामिका जी ने रोते हुए कहा, बहू आज के दिन घर में झगड़ा मत कर। लेकिन दीप्ति ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने जाते जाते फिर ताना मारा, मुझे मदर्स डे अपनी असली माँ के साथ मनाना है, किसी अनपढ़ औरत के साथ नहीं। ये शब्द अनामिका जी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुणाल अपनी माँ के पास बैठ गया। अनामिका जी आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा शायद मेरी ही किस्मत खराब है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो बहू भी मुझे इज्जत देती। कुणाल ने तुरंत उनकी हथेलियां पकड़ ली। माँ ऐसा मत कहो,
किस्मत आपकी नहीं दीप्ति की खराब है, जो आपको वो समझ ही नहीं पा रही। आपने मुझे इंसान बनना सिखाया है, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन अनामिका जी के मन में गहरा घाव बन चुका था। उन्हें बार बार दीप्ति के शब्द याद आ रहे थे, अनपढ़ औरत। दूसरी तरफ दीप्ति अपने मायके पहुंच चुकी थी। वहां उसकी माँ सविता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। दीप्ति खुशी खुशी मदर्स डे मनाने की बातें करने लगी, लेकिन उसकी दादी शारदा देवी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने धीरे से पूछा, दीप्ति, तू अपनी सास को छोड़कर यहाँ पर क्यों आई है? दीप्ति ने हंसते हुए कहा, दादी वो अनपढ़ औरत है, उन्हें क्या ही समझ मदर्स डे की। शारदा देवी ये सुनकर अंदर तक हिल गई। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि दुख से दीप्ति को देखा। उनके मन में तुरंत अपनी पुरानी जिंदगी घूम गई, जब उन्होंने भी बिना पढ़े लिखे पूरा परिवार संभाला था। उन्होंने महसूस किया कि दीप्ति को रिश्तों की कीमत समझानी बहुत जरूरी है। उसी पल उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी पोती को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो जिंदगी भर अपनी सास का सम्मान करना सीख जाएगी। रात को खाना खाते समय भी शारदा देवी के मन में वही बातें घूमती रहीं। दीप्ति अपनी माँ सविता के साथ हंसते हुए मदर्स डे की तस्वीरें देख रही थी, लेकिन शारदा देवी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, दीप्ति, एक बात पूछूं? अगर तेरी सास पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या उनका दिल भी नहीं है? दीप्ति ने लापरवाही से जवाब दिया, दादी, आप नहीं जानती, वो पुराने ख्यालों की औरत हैं। उन्हें क्या समझ प्यार और सम्मान की। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि दीप्ति के अंदर घमंड इतना भर चुका है कि उसे अभी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि अब बातों से नहीं, अनुभव से उसे समझाना पड़ेगा कि घर संभालने वाली माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या नहीं, उसका सम्मान सबसे बड़ा होता है। अगली सुबह शारदा देवी जानबूझकर बहुत जल्दी उठ गई। पहले की तरह उन्होंने रसोई का कोई काम नहीं किया, ना चाय बनाई ना नाश्ता। सविता भी किसी काम से बाहर चली गई थी। कुछ देर बाद दीप्ति की नींद खुली तो उसने आवाज लगाई, मम्मी चाय बना दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो गुस्से में उठी और रसोई में गई तो वहां सब बिखरा हुआ पड़ा था। गैस पर बर्तन गंदे रखे थे, सिंक भरा हुआ था और नाश्ता भी तैयार नहीं था। उसने चिढ़ते हुए दादी से कहा, दादी, आपने कुछ बनाया क्यों नहीं? शारदा देवी शांत स्वर में बोली, मैं बूढ़ी और अनपढ़ औरत हूँ बेटा, मुझे क्या ही आता है। ये सुनते ही दीप्ति कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अचानक अपने ही शब्द याद आ गए जो उसने अनामिका जी के लिए कहे थे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने झुंझलाकर खुद ही चाय बनाने की कोशिश की, मगर उसे आदत नहीं थी। कभी दूध उबलकर गिर गया तो कभी रोटी जल गई। थोड़ी ही देर में उसका सिर दर्द से फटने लगा। उधर अनामिका अपने घर में चुपचाप काम कर रही थी। पिछली रात की बातें उनके दिल को बार बार तोड़ रही थी। वो हर चीज वैसे ही कर रही थी जैसे रोज करती थी, मगर चेहरे की मुस्कान गायब थी। कुणाल बार बार अपनी माँ को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, आप थोड़ा आराम कर लो। लेकिन अनामिका जी मुस्कुरा कर बोली, घर की औरत अगर रुक जाए ना बेटा, तो घर भी रुक जाता है। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। कुणाल को महसूस हो रहा था कि उसकी माँ अंदर ही अंदर टूट चुकी हैं। उसने दीप्ति को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। उधर दीप्ति अपने मायके में छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि घर का काम करना इतना आसान नहीं होता जितना वो समझती थी। दोपहर को शारदा देवी जानबूझकर अपने कमरे में लेटी रही। दीप्ति भूखी बैठी रही क्योंकि उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था। आखिर परेशान होकर उसने बाहर से खाना मंगवाया। तभी शारदा देवी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, क्या हुआ बेटा, आज घर पर खाना नहीं बना? दीप्ति ने चिढ़कर कहा, दादी, हर काम हर किसी से नहीं होता।
शारदा देवी ने उसी समय गंभीर होकर कहा, बिल्कुल सही कहा तूने, हर किसी से हर काम नहीं होता, लेकिन जो औरत बिना पढ़े लिखे पूरा घर संभाल ले, सबका पेट भर दे, सबकी सेवा करे, क्या वो सम्मान के लायक नहीं होती? दीप्ति उनकी बात सुनकर चुप हो गई। पहली बार उसके अंदर हल्की सी बेचैनी हुई, मगर उसने फिर भी अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की। उसने बात बदलते हुए कहा, दादी आप तो बस मेरी सास की तरफदारी करती रहती हो। शाम को अचानक शारदा देवी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, उन्हें चक्कर आने लगे। दीप्ति घबरा गई और जल्दी से पानी लेकर आई। शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा जब तू छोटी सी थी ना, तेरी माँ पूरी रात जागकर मुझे संभालती थी। माँ का प्यार पढ़ाई से नहीं त्याग से बड़ा होता है। ये सुनकर दीप्ति की आंखें झुक गईं। उसी समय उसकी नजर अपनी माँ सविता पर गई, जो ऑफिस से थक कर आने के बाद भी घर के काम में लगी हुई थी। अचानक उसे अनामिका जी का चेहरा याद आ गया, जो हर दिन बिना थके उसके लिए सब करती थी और बदले में सिर्फ अपमान पाती थी। उसके मन में पहली बार हल्का सा अपराध बोध जागा, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। रात को दीप्ति अपने कमरे में लेटी थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे अनामिका जी की आंसू भरी आंखें याद आ रही थी। तभी बाहर हॉल से शारदा देवी और सविता की धीमी आवाजें सुनाई दी। शारदा देवी कह रही थी, सविता बहू चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर वो बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखे तो उसकी पढ़ाई बेकार है। सविता ने दुखी होकर कहा, माँ शायद हमने ही दीप्ति को ज्यादा सिर चढ़ा दिया। दरवाजे के पीछे खड़ी दीप्ति ये सब सुन रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद गलती सच में उसी की है, मगर अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सास के सामने जाकर माफी मांग सके। वही शारदा देवी समझ चुकी थी कि दीप्ति का दिल धीरे धीरे बदलने लगा है। अगली सुबह दीप्ति देर से उठी। रात भर बेचैनी की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि सविता जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी और साथ ही रसोई का काम भी संभाल रही थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, दूसरी तरफ सब्जी बन रही थी और बीच बीच में सविता कपड़े भी तय कर रही थी। दीप्ति कुछ देर तक चुपचाप अपनी माँ को देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ भी दिन भर कितनी मेहनत करती है, फिर भी कभी थकान का दिखावा नहीं करती। तभी सविता का हाथ गर्म तवे से जल गया। दर्द से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली, मगर अगले ही पल उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। दीप्ति दौड़कर उनके पास आई और बोली, मम्मी आप आराम कर लो ना। सविता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, घर की औरत अगर दर्द देखकर रुक जाए बेटा, तो परिवार बिखर जाता है। ये सुनते ही दीप्ति के कानों में अनामिका जी की आवाज गूंज उठी, घर की औरत अगर रुक जाए ना बेटा, तो घर भी रुक जाता है। अगले दिन शारदा देवी जानबूझकर दीप्ति को अपने साथ पास के मंदिर में ले गई। वहां कई बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी जो आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक बूढ़ी औरत अपनी बहू की तारीफ करते हुए रो पड़ी, मेरी बहू मुझे माँ से बढ़कर मानती है। दूसरी तरफ एक और महिला चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। शारदा देवी ने उनसे पूछा तो वो बोली, मेरी बहू मुझे बोझ समझती है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सुनकर दीप्ति अंदर तक कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ही सच्चाई उसके सामने बोल रहा हो। वो पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मंदिर से लौटते समय शारदा देवी ने धीरे से कहा, बेटा औरत की असली इज्जत उसके संस्कारों से होती है, डिग्री से नहीं। इस बार दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर शर्म से झुक चुका था। उधर अनामिका की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने खाना कम कर दिया था, रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। कुणाल बार बार अपनी माँ को हंसाने की कोशिश करता, मगर हर बार अनामिका जी की आंखों में वही दर्द दिखाई देता। एक शाम कुणाल ने अपनी माँ को पुराने एल्बम देखते हुए पाया।
उसमें उनकी बचपन की तस्वीरें थीं। अनामिका जी तस्वीरों को सहलाते हुए बोली, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने खेतों में मजदूरी करके तुझे पढ़ाया बेटा। मैं खुद पढ़ नहीं पाई मगर हमेशा चाहा कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। कुणाल की आंखें भी नम हो गई। उसे दुख था कि जिस माँ ने उसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही अपनी बहू के अपमान से टूट रही है। इधर मायके में दीप्ति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपनी सास को कभी इंसान की तरह समझ ही नहीं पाई। उसे सिर्फ उनकी कमी दिखाई दी, उनका अनपढ़ होना। लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि वही औरत सुबह से रात तक बिना रुके पूरे परिवार के लिए जीती है। उसी रात उसने गलती से अपनी माँ और दादी की बातचीत सुन ली। सविता दुखी होकर कह रही थी, माँ मुझे डर लग रहा है, कहीं दीप्ति का घर टूट ना जाए। शारदा देवी ने भारी आवाज में कहा, घर ईंटों से नहीं बड़ों के सम्मान से बनता है। अगर बहू सास को माँ नहीं समझेगी तो उसका अपना सम्मान भी कभी टिक नहीं पाएगा। ये शब्द दीप्ति के दिल में गहराई तक उतर गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने मदर्स डे पर अपनी माँ को तो सम्मान दिया, लेकिन उस औरत का दिल तोड़ दिया जिसने शादी के बाद उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की थी। रात को दीप्ति अकेली बैठी रो रही थी। उसके सामने बार बार वो दृश्य आ रहा था जब अनामिका जी कांपते हाथों से कुणाल का दिया हुआ सूट पकड़कर खुश हो रही थी और उसने सबके सामने उनका अपमान कर दिया था। उसे अपनी आवाज याद आ रही थी, अनपढ़ औरत। अब वही शब्द उनके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कुणाल का नाम चमक रहा था। दीप्ति ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुणाल की थकी हुई आवाज थी, दीप्ति माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही दीप्ति का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी को? कुणाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो बाहर से मजबूत बन रही हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूट गई हैं। ये सुनते ही दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार डर महसूस हुआ कि कहीं उसकी एक गलती ने रिश्तों को हमेशा के लिए चोट तो नहीं पहुंचा दी। फोन कटने के बाद दीप्ति पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार अनामिका का उदास चेहरा घूम रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे अनामिका जी हर सुबह उसके उठने से पहले चाय बना देती थी, उसकी पसंद का खाना तैयार करती थी, उसके कपड़े तक संभालती थी, लेकिन उसने कभी उनकी मेहनत को प्यार की नजर से देखा ही नहीं। उसने हमेशा उन्हें सिर्फ अनपढ़ कहकर छोटा किया। अब पहली बार उसे अपने शब्दों का बोझ महसूस हो रहा था। सुबह होते ही उसने जल्दी से अपना बैग उठाया। शारदा देवी समझ गई कि उसकी सोच बदल चुकी है। उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे चोट मत दिया कर। दीप्ति की आंखें भर आई। उसने चुपचाप अपनी दादी के पैर छुए और बिना कुछ बोले ससुराल के लिए निकल गई। घर के बाहर पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस घर को छोड़ते समय उसे गुस्सा था, उसी घर में लौटते हुए आज उसे शर्म महसूस हो रही थी। दरवाजा कुणाल ने खोला। उसकी आंखों में रात भर की थकान साफ दिख रही थी। दीप्ति धीरे से अंदर आई। घर में अजीब सा सन्नाटा था। पहले जहां सुबह सुबह रसोई से बर्तनों की आवाज आती थी, आज वहां पर खामोशी थी। दीप्ति घबरा कर सीधे अनामिका जी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में अनामिका जी चुपचाप लेटी थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में गहरी उदासी थी। दीप्ति को देखते ही उन्होंने हल्का सा चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये वही औरत थी जो हर बार उसके आने पर मुस्कुराकर पानी लेकर दौड़ी चली आती थी। आज उनकी खामोशी ने दीप्ति का दिल तोड़ दिया। दीप्ति धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने पहली बार बहुत धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी। ये सुनते ही अनामिका जी की आंखें भर आई, क्योंकि शायद शादी के बाद पहली बार दीप्ति ने उन्हें सच में मां कहकर बुलाया था। कुछ पल कमरे में सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर दीप्ति फूट फूट कर रो पड़ी।
उसने अनामिका जी के पैरों पर सिर रख दिया और रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं आपकी अच्छाई कभी समझ ही नहीं पाई। अनामिका जी के हाथ कांप उठे। उन्होंने तुरंत दीप्ति को उठाने की कोशिश की, मगर दीप्ति लगातार रोती रही। मैंने आपको अनपढ़ कहा, आपका अपमान किया, जबकि आपने हमेशा मेरे लिए माँ की तरह सब किया। ये सुनकर अनामिका जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इतने दिनों का दर्द जैसे बाहर निकल रहा था। उधर दरवाजे पर खड़े कुणाल की आंखें भी नम थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका परिवार फिर से जुड़ सकता है। अनामिका जी ने कांपते हाथों से दीप्ति के सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू, माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। ये सुनते ही दीप्ति और जोर से रोने लगी। उसने कहा, मम्मी जी मैंने आपकी पढ़ाई नहीं देखी, आपका त्याग नहीं देखा, बस आपकी कमी देखती रही। अनामिका जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा मुझे पढ़ना नहीं आया, लेकिन रिश्ते निभाना जरूर आता है। ये शब्द सीधे दीप्ति के दिल में उतर गए। उसे महसूस हुआ कि सच में इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा उसका व्यवहार होता है। उस दिन पहली बार दीप्ति खुद रसोई में गई। उसने अनामिका जी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। रोटियां टेढ़ी मेढ़ी थी, सब्जी में नमक भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जब उसने थाली लाकर अनामिका जी के सामने रखी तो उनकी आंखें भर आई। दीप्ति हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी आपने जिंदगी भर सबको खिलाया है, आज पहली बार मैं आपको अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ। अनामिका जी ने कांपते हाथों से पहला निवाला खाया और रो पड़ी। उन्हें शायद खाने का स्वाद नहीं, बहू के बदले हुए दिल का प्यार महसूस हो रहा था। कुणाल चुपचाप ये सब देख रहा था। इतने दिनों बाद उसके घर में फिर से अपनापन लौट रहा था। शाम को दीप्ति अपने कमरे में गई और उसने अपना फोन खोला। मदर्स डे वाली अपनी पोस्ट देखते ही उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत एक नई तस्वीर डाली जिसमें अनामिका जी मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे उसने लिखा, माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो भी होती है जो शादी के बाद बिना मतलब का प्यार दे, सेवा करे और पूरे घर को अपना परिवार समझे। मैंने देर से सही लेकिन आज समझ लिया कि शिक्षा किताबों से नहीं संस्कारों से बड़ी होती है। पोस्ट डालने के बाद वो फिर अनामिका जी के पास बैठ गई। उस रात कई दिनों बाद अनामिका जी के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था, मगर दीप्ति के मन में अभी भी एक कसक बाकी थी। उसे लग रहा था कि सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं, उसे अपनी सास का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना होगा। अगली सुबह घर का माहौल कई दिनों बाद बदला हुआ था। दीप्ति सबसे पहले उठी और सीधे रसोई में चली गई। अनामिका जब नींद से उठी तो उन्होंने देखा कि चाय पहले से बनी हुई है और दीप्ति मुस्कुराते हुए उनके सामने कप लेकर खड़ी है। अनामिका जी कुछ पल उसे देखती रह गईं। दीप्ति ने धीरे से कहा, मम्मी जी आज से आप अकेले कोई काम नहीं करेंगी। अनामिका जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही बहू जो उन्हें हर वक्त अनपढ़ कहकर अपमानित करती थी, आज इतनी विनम्रता से उनके सामने खड़ी होगी। दीप्ति ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया और बोली, आपने जिंदगी भर सबका ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। उस पल अनामिका जी के दिल का सालों पुराना दर्द जैसे धीरे धीरे भरने लगा। कुछ देर बाद कुणाल भी बाहर आया। उसने देखा कि उसकी माँ आराम से बैठी है और दीप्ति रसोई संभाल रही है। उसकी आंखों में सुकून उतर आया। इतने दिनों बाद उसे अपना घर फिर से घर जैसा लग रहा था। तभी दीप्ति अंदर गई और एक सुंदर सा पैकेट लेकर बाहर आई। उसने वो पैकेट अनामिका जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी ये आपके लिए। अनामिका जी हैरानी से उसे देखने लगी। कांपते हाथों से उन्होंने पैकेट खोला तो अंदर एक खूबसूरत साड़ी थी। दीप्ति रोते हुए बोली, मदर्स डे पर मुझे आपको सबसे पहले सम्मान देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपका दिल दुखाया। क्या आप ये मेरी तरफ से स्वीकार करेंगी? अनामिका जी खुद को रोक नहीं पाई।
उन्होंने तुरंत दीप्ति को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, रिश्ते के फिर से जुड़ने के थे। उसी शाम शारदा देवी और सविता भी उनसे मिलने आई। घर में पहली बार एक अलग सी खुशी थी। दीप्ति सबके सामने अनामिका जी के पास जाकर बैठ गई और बोली, दादी आपने सही कहा था, माँ का सम्मान उसकी पढ़ाई से नहीं उसके त्याग से होता है। फिर उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने सिर्फ डिग्री को शिक्षा समझा, इंसानियत को नहीं। शारदा देवी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, बेटा असली पढ़ाई वही है जो इंसान को झुकना सिखाए। अनामिका जी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उनके चेहरे पर गर्व था, क्योंकि आज उनकी बहू सच में रिश्तों की कीमत समझ चुकी थी। धीरे धीरे घर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब दीप्ति हर काम में अनामिका जी का हाथ बटाती, सुबह उनके साथ बैठकर चाय पीती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देती। सबसे बड़ी बात, अब उसने उन्हें अनपढ़ कहना तो दूर, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर आई। पहले दीप्ति उन्हीं के सामने अपनी सास का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन इस बार उसने गर्व से कहा, मेरी मम्मी जी ने बिना पढ़े लिखे भी पूरा परिवार संभाला है। अगर त्याग और प्यार की कोई डिग्री होती ना, तो ये सबसे बड़ी पढ़ी लिखी इंसान होती। ये सुनते ही अनामिका जी की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार लगा कि बहू ने सच में उन्हें दिल से अपनाया है। रात को जब सब लोग सो गए, तब अनामिका जी अकेले मंदिर के सामने बैठी थी। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज मेरी बहू को रिश्तों की कीमत समझ आ गई। अब मुझे कोई दुख नहीं। तभी पीछे से दीप्ति आई और चुपचाप उनके पास बैठ गई। उसने धीरे से अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। अनामिका जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उस पल दोनों के बीच ना कोई शिकायत थी, ना कोई दूरी, सिर्फ और सिर्फ अपनापन था। माँ बेटी जैसा गहरा रिश्ता था। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी, आपने मुझे माफ करके बहुत बड़ा दिल दिखाया। अनामिका जी मुस्कुराई और बोली, माँ का दिल हमेशा बड़ा ही होता है बेटा। उस दिन के बाद दीप्ति ने जिंदगी भर कभी किसी इंसान को उसकी पढ़ाई या गरीबी से नहीं आंका। उसने समझ लिया था कि घर को चलाने वाली औरत चाहे अनपढ़ हो, लेकिन उसका त्याग, उसका प्यार, उसके संस्कार पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अनामिका के लिए सबसे बड़ा तोहफा वही था, उनकी बहू का बदला हुआ दिल। कुछ महीनों बाद अनामिका की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। पहले तो उन्होंने हमेशा की तरह किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे उनकी कमजोरी बढ़ने लगी। अब वो पहले की तरह लगातार काम नहीं कर पाती थी। कभी रोटी बेलते बेलते बैठ जाती, तो कभी सीढ़ियां चढ़ते समय उनका सांस फूलने लगता। दीप्ति ये सब चुपचाप देख रही थी। जिस सास को उसने कभी आराम करने तक नहीं दिया था, आज वही औरत कमजोरी में भी घर की चिंता कर रही थी। एक दिन दीप्ति ने देखा कि अनामिका जी रसोई में चुपचाप दीवार पकड़कर खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा था। वो दौड़कर उनके पास गई और घबरा कर बोली, मम्मी जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अनामिका जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटा, माएँ अपनी तकलीफ कहाँ बताती हैं, उन्हें तो बस बच्चों की फिक्र रहती है। ये सुनते ही दीप्ति की आंखें भर आई। उसे अपना पुराना व्यवहार याद आने लगा और उसका दिल अपराध बोध से भर गया। उसी शाम डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि अनामिका जी के शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। उन्हें आराम और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। घर लौटते समय कुणाल चुप था, लेकिन दीप्ति का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी पुरानी बातों ने अनामिका जी के दिल को इतना दुख दिया कि वो अंदर से टूट गई। रात को सब सो गए, मगर दीप्ति की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे से अनामिका जी के कमरे में गई। देखा अनामिका जी सोते सोते भी अपने हाथों में कुणाल की बचपन की
पुरानी तस्वीर पकड़े हुए थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूम शांति थी। दीप्ति उनके पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते हाथों से उनकी हथेली पकड़ ली और बोली, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत दर्द दिया, फिर भी आपने मुझे बेटी से ज्यादा प्यार दिया। तभी अनामिका जी की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि दीप्ति उनके पैरों के पास बैठी रो रही है। उन्होंने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, पगली, रोती क्यों है? दीप्ति बच्चों की तरह सिसकते हुए बोली, मम्मी जी, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी आपकी कीमत नहीं समझी। ये सुनकर अनामिका जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जब तू इस घर में आई थी ना, तभी से मैंने तुझे बेटी माना था। माँ बच्चों की गलतियों का हिसाब नहीं रखती। दीप्ति ये सुनकर और जोर से रोने लगी। उसने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। उस रात पहली बार उसे माँ की गोद का असली सुकून महसूस हुआ, वही गोद जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया था। अगले दिन दीप्ति ने पूरा घर खुद संभाला। उसने अनामिका जी को किसी काम के लिए उठने तक नहीं दिया। दवाइयों से लेकर खाने तक हर चीज अपने हाथों से करती। रात को उसके पैरों में तेल लगाती और चुपचाप रोती रहती। एक दिन अनामिका जी ने उससे पूछा, इतना क्यों करती है मेरे लिए? दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राई आवाज में कहा, क्योंकि अब समझ आया है कि माँ का प्यार कितना कीमती होता है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये सुनते ही अनामिका जी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों देर तक रोती रहीं। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसके रिश्ते के सारे पुराने घाव मिटा दिए हों। कुछ दिनों बाद जब अनामिका जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने मंदिर जाने की इच्छा जताई। दीप्ति उन्हें सहारा देकर मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर अनामिका जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहू और मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। ये सुनते ही दीप्ति खुद को रोक नहीं पाई। वो वहीं उनके पैरों में बैठकर रोने लगी। मंदिर में मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। वो सब देख रहे थे कि एक सास बहू का रिश्ता अब सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं था, वो सच में माँ बेटी का रिश्ता बन चुका था। उस दिन दीप्ति ने मन ही मन वचन लिया कि अब वो जिंदगी भर अपनी सास को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी, क्योंकि उसने देर से ही सही मगर एक अनपढ़ माँ के दिल की सबसे बड़ी अमीरी को पहचान लिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।